डेरिवेशन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो यह डेरिवेशन हम देखने जा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल यानी कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, बोर्स एटॉमिक मॉडल। डेराइव द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट यानी एनवी कक्षा का जो त्रिज्या है जिसको Rn कहते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, उसी कक्षा का, उसी ऑर्बिट या उसी सेल का रेडियस हमें देखना है। यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका फार्मूला लाना है। तो देखिए यहाँ पर यह है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर होता है उतना ही चार्ज जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उसमें जो है चार्ज जो हो जाएगा इस प्रकार, एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा, इसलिए लिखे हैं Ze। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर का जो चार्ज होता है दोनों तो सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर के लिए अगर बात करते तो माइनस लग जाता है, प्रोटॉन पर के लिए बात करते तो प्लस रह जाता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये एक प्रोटॉन पर का चार्ज है। लेकिन किसी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो जितनी उसकी एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को Z से दिखाएं तो Z प्रोटॉन हुआ, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो इतना हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ही होता है प्लस लगा करके। तो Z प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन की संख्या को क्या दिखाते हैं, Z, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर, इसलिए इसको लिखे Ze। यानी न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, Ze। तो इसलिए लिखा गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो Ze लिखा गया। Z प्रोटॉन पर का चार्ज, तो एक प्रोटॉन पर का चार्ज E के बराबर, माइनस प्लस को छोड़ दिया जाता है E के बराबर, तो इसलिए Z प्रोटॉन पर का कितना, Ze के बराबर। तो ये हो गया। अब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज को कहते हैं स्मॉल e, और इसको Q2 यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर Q1, Q1 का मतलब पहला चार्ज, Q2 का मतलब दूसरा चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि दो चार्ज हमारे पास है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, FE, ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और FE इसको कहते हैं। इसका फार्मूला होता है K Q1 Q2 बट्टा R², यानी कि फर्स्ट जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड बट्टा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो FE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई R², जहाँ पर K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, जो आगे भी आएगा। तो यही चीज़ हम लिखने जा रहे हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स, क्योंकि कोलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था इसलिए इसे कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक, इसको पढ़ना है कोलम्बिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच में। तो देखिए इसको कहे Q1, इसको कहे Q2। तो Q1 पर कितना चार्ज है, Q1 देखिए तो Q1 Ze, और Q2 कितना E। तो अब देखिए तो FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, K Q1 Q2 बट्टा R²। तो R के जगह पर यहाँ पर क्या है, R के जगह पर सीधा Rn है, यहाँ पर लिख देता है। देखिए K Q1 के जगह पर, देखिए Q1 के जगह पर कितना है, Q1 के जगह पर Ze है, तो Q1 के जगह पर Ze, Q2 के जगह पर E है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज बट्टा R के जगह पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, Rn, तो R² है तो इसलिए Rn का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सजा करके, K Z E गुने E² बट्टा Rn का स्क्वायर। इसलिए FE जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, FE किसके बराबर, K Z E² बट्टा Rn का होल स्क्वायर। तो ये हो गया FE, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चूंकि हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में जो वो चक्कर लगाते रहता है, तो चक्कर लगाते रहता है, ठीक है, और अपना ऑर्बिट भी नहीं चेंज करता है, चक्कर लगाता है। हम लोग भी अगर देखते हैं किसी गोलंबर पर अगर जन बाइक से या फिर जन साइकिल से अगर घूमते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुक जाते हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी किसी गोल चक्कर पर इस तरह से अगर हम साइकिल या बाइक लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं उसको, अभिकेंद्र बल। रही बात कि जब इधर की तरफ फोर्स लगता है तो फिर हम गिर क्यों नहीं जाते हैं, थोड़ा टेढ़ा तो होते हैं तो फिर गिर क्यों नहीं जाते हैं, तो इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है,
उतना ही फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसे स्यूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं, झूठा फोर्स, PSUEDO, इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टा। इधर की तरफ जो FC जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, हिंदी में इसको कहते हैं अभिकेंद्र बल, जो बल केंद्र की तरफ लगता है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन इससे जो है चक्कर लगा रहा है, तो इसका सेंटर किधर की तरफ हुआ, न्यूक्लियस की तरफ, इधर की तरफ, तो केंद्र की ओर लगने वाला जो फोर्स है उसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अब देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल, इसको कहते हैं हिंदी में अभिकेंद्र बल। इसको पढ़ना है सेंट्रीपिटल, जिसको अभिकेंद्र कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके तरफ रहता है, टुवार्ड सेंटर, केंद्र की ओर। तो इज क्या, तो FC बराबर, इसका फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, 9th में ही पढ़ना था, ठीक है ना। FC बराबर क्या होता है फार्मूला, mv²/r। तो ठीक है, ये तो m तो ठीक है, v भी ठीक है, लेकिन r के जगह पर क्या है, Rn है, ठीक है। अब है ड्यूरिंग रिवॉल्विंग, चक्कर लगाने के दौरान, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। तो चक्कर लगाने के दौरान अभी मैंने बताया था, चक्कर लगाने के दौरान क्या होता है, तो जितना फोर्स, क्योंकि चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर की तरफ, सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंटर की तरफ खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर सेंटर की तरफ खींचा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा है वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो लगातार एक फिक्स पाथ पर चलते आ रहा है। तो इसलिए चलते आ रहा है क्योंकि इधर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसलिए लिखा गया कि ड्यूरिंग रिवॉल्विंग, देखिए लिखा गया है ड्यूरिंग रिवॉल्विंग, चक्कर लगाने के दौरान सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टा। तो जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स को FC कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FG कहते हैं। तो यानी FC बराबर क्या हो गया, FG, यानी FG बराबर FC। FC का फार्मूला देखिए तो क्या लिखा हुआ है, mv²/rn हो गया। अब क्या है कि फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी बोर्स ऑर्बिट के लिए क्या है, बोर्स ऑर्बिट का मतलब क्या, फिक्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट का मतलब क्या, फिक्स ऑर्बिट, क्योंकि उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक सर्टेन फिक्स्ड परमिसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट तभी होगा, यानी कि ये पाथ तभी मेंटेन रहेगा, तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उसके अपोजिट लगे। अपोजिट फोर्स को हम FG कहते हैं और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को FC कहते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या जो है ना लिखा गया। तो ये सब चीज़ तो हम तो इधर समझ गए। अब एक चीज़ क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसको सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है, यहाँ पर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हम जो कह रहे हैं उसकी तरफ खींच कौन रहा है इलेक्ट्रॉन को, ZE मतलब न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो इसकी तरफ खींच रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। इसलिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स FC के बराबर, चूँकि FC किसके बराबर है, FG के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उस पर कितना चार्ज है, ZE चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पर प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, FE कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूँकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एक जो है ना सर्कुलर पाथ पर, तो इसलिए सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम FC कहते हैं। इस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करने के लिए FG आता है। मतलब क्या, FE जो है वो किसके बराबर, FC के बराबर। FC किसके बराबर, FG के बराबर। तो FG FC को यहाँ से बराबर किया है, लेकिन यहाँ से जो हम देख रहे हैं वहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लग रहा है वो किसके बराबर है, FG के बराबर है। क्योंकि जो फोर्स इधर सेंटर की तरफ लग रहा है उसको काउंटर कौन कर रहा है, FG कर रहा है, ठीक। अब FE, तो FE का जो फार्मूला होता है, FE का देखिए तो फार्मूला क्या है, kZe²/Rn²। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, FE के जगह पर kZe²/Rn² बराबर FG के लिए देखिए यहाँ पर mv²/Rn। तो देखिए यहाँ kZe²/Rn का स्क्वायर मतलब Rn × Rn, इधर हो गया mv²/Rn, एक Rn से एक Rn कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए kZe², तो यहाँ से हो गया kZe², नीचे Rn ये वाला, और यहाँ वाला जो m है ऊपर है तो इधर आकर के नीचे आ गया, तो इधर क्या बच गया, केवल v² बच गया। यानी kZe²/m × Rn = v², यानी इसी को पलट करके लिख दें तो v² किसके इक्वल हो गया, kZe²/m × Rn। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब है अगेन पुनः फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल से, और क्या जानते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम।
तो हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल से क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जिसको कहते हैं कैपिटल एल, एल बराबर क्या NH/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 एक पॉइंट पढ़े थे एजम्पशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो L इक्वल टू NH/2। तो यहाँ पर L के जगह पर क्या हो गया MVR, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम L बराबर फार्मूला क्या होता है MVR, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसका रेडियस। तो MVRN, RN यहाँ पर क्यों, क्योंकि NH रेडियस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए RN इधर से हो गया NH/2। तो यहाँ से अगर V को हम रखना चाहेंगे तो M और RN इधर गुणा में है तो इस साइड जाकर के भाग में आ जाएगा। तो NH/2 पहले से है, M इंटू RN इधर गुणा में है तो इस साइड में जाकर के भाग में आ गया। लेकिन ये तो भी हुआ, अब क्या करते हैं, हमें चाहिए भी स्क्वायर, तो हम इधर अगर जन हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो टोटल का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा जो यहाँ पर किए। तो भी स्क्वायर बराबर क्या, n का स्क्वायर n स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर और rn का स्क्वायर rn स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया भी का। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन से भी स्क्वायर क्या है kZe²/m/RN। फर्स्ट इक्वेशन से अगर भी स्क्वायर की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर देखिए भी स्क्वायर कितना है kZe²/m/RN, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से भी स्क्वायर कितना है n² h²/4π² m² r⁴ मतलब Rn⁴ यानी Rn²। तो यहाँ पर तक ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट से और ये हो गया इक्वेशन सेकंड से। अब देखिए तो इसको kZe² नीचे में m/RN बराबर इधर n² h² नीचे 4π² m² है, तो m² को हम m/m लिख देंगे, Rn² को क्या सब लिख सकते हैं Rn लिख सकते हैं। एगो m से एक m कैंसिल, एक Rn से एक Rn कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से हमारे पास जिन रहा क्या, चूँकि निकालना हमें है Rn निकालना है, तो ऐसा करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए kZe² इंटू इधर जो भी नीचे में है इसको ऊपर में कर देते हैं इधर, नहीं तो सीधे हम Rn को ले आते हैं ऊपर यहाँ पर, Rn क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इस साइड से क्या बचा n² h² बाई नीचे 4π², इतना बचा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं Rn हमें चाहिए, तो Rn को यहाँ पर रखते हैं, बाकी ये गुणा में तो इसको इधर ले करके जाते हैं जो भाग में आ जाएगा। तो n² h² नीचे 4π², यहाँ से क्या हो जाएगा kZe² हो गया। तो Rn इक्वल टू क्या हो गया n² h² बाई 4π² इंटू k इंटू जेड इंटू E²। तो इसको और ज़रा सा लिखें तो Rn इक्वल टू n² ऊपर से और नीचे से यह z, ऊपर से n² नीचे से z को यहाँ पर रख लें। तो इधर बचा क्या ऊपर में बचा h², नीचे क्या बचा 4π², इसके बाद से 4π² k E², 4π² E k² और एगो m भी है ना, यहाँ से एक m है 4π² m भी है, तो यहाँ पर एगो 4π² m, तो 4π² इंटू m यानी कि हमारे पास जो हो गया वह Rn बराबर क्या n²/z इंटू h का स्क्वायर नीचे 4π² m इंटू k E² हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.623 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड, पाई हो गया 3.14, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसके बाद से k का वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में था 9 इंटू 10⁻⁹। इसके बाद से क्या हुआ E हुआ जो कितना होता है इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर केवल हम परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस लगता तो इस पर का चार्ज हो जाता है। अब क्या करते हैं h का वैल्यू पता है 4 तो खुद वैल्यू है, पाई का वैल्यू पता है 3.14, मास का वैल्यू है m का वैल्यू, k का वैल्यू और E का वैल्यू। टोटल वैल्यू को जब यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को। अब यहाँ से क्या करते हैं कि h² बाई 4π² m k E², इसका अगर हम वैल्यू पुट कर दें h के जगह पर कितना 6.6234 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड का स्क्वायर, ये तो h² हो गया, नीचे 4 पाई के जगह पर कितना 3.14 उसका स्क्वायर है, इंटू m जो कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू k जो 9 इंटू 10⁻9 इंटू E² तो E कितना 1.6 इंटू 10⁻19 उसका स्क्वायर। इस टोटल वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इसको क्या लिखते हैं 0.529 10⁻
-10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, इसको और अगर जो है ना हम राउंड फिगर में लिखना चाहें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या है, Rn इक्वल टू n²/z, और यहाँ था h²/4π² m/k/e², इतना था। तो n²/z, और यहाँ पर देखिए इसके बदले में, इस टोटल के बदले में कितना आया है, या तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इतना लिख दीजिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो पहले अंक वाला को लिखते हैं, तो 0.529 इंटू n²/z इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। चाहे इसी को और लिखना चाहें तो 0.5 यहाँ से क्या सब लिख सकते हैं, 529 को 9 हटेगा तो 5 से ज़्यादा है तो हट जाएगा, इससे पीछे वाला में जुट जाएगा। इतना n²/z एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है ना, किसके बराबर, तो इसलिए Rn जो हो गया वो कितना हो गया, 0.53 n²/z इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ nth रेडियस। यही है nth ऑर्बिट का रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का यही रेडियस है। तो ये डेरिवेशन हो गया। आपको याद रखना है Rn का वैल्यू 0.529 n²/z, जहाँ पर n है ऑर्बिट नंबर और z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से पता चल गई।